स्वागत है आपका डे 31 में क्रैश कोर्स ऑन यूपीपीसीएस 2024। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट है। सेंसस के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। काफी डेटा है, इसमें हम लोग देखेंगे, याद रखने की कोशिश कीजिएगा सारा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक चीजों पे। सबसे पहली चीज तो ये कराता कौन है, हु, किसके द्वारा ये कराया जाता है? जवाब बड़ा आसान है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फिर सवाल आता है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आसान है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जो है हर 2-2 साल में आता है आपको एक बार, ठीक है। तो 2021 वाला लेटेस्ट है, ये आपका 17वां रिपोर्ट है। सबसे पहली बार रिपोर्ट कब आया था? ये 1987, ठीक है। उसके बाद हर 2-2 साल में आता है। तो 2019 में भी एक आया होगा, उसके बाद 2021 में आया था। 2021 में 21 हमारा 17th है, 2019 वाला आप 16वां होगा। ऑब्वियसली ये तो समझ में आ गया, ठीक है। क्यों करते हैं? फायदा क्या? कितना फॉरेस्ट है, क्या कितना मैनग्रोव्स है, ये सारी चीजें जान के फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ये हर कंट्री का डेटा मांगते हैं, चाहे वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो, यूएनएफसीसीसी हो, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो, ये सारे आपके डेटा मांगते हैं। इनको डेटा देने के लिए अपना कुछ सर्वे तो कराना पड़ेगा। तो यही सर्वे जो गवर्नमेंट कराती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं हम लोग ट्री के कैनोपी की, ठीक है। डेटा निकालेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले एक बेसिक चीज हमको समझनी है कि जो पेड़ है, पेड़ का एक तना होता है और ये पेड़ के ऊपर का ग्रीन पोर्शन होता है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो पेड़ का ऊपर ऊपर का पार्ट ही दिखेगा। मान लीजिए आप ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ये पेड़ के ऊपर से आपने कैमरा लगा दिया है, तो ऊपर से आपको पेड़ का ऊपर वाला पार्ट ही दिखेगा ना। तो जो पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैनोपी, टॉप पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है, जहाँ पे पत्ते वगैरह आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट से कि आपका एक छोटा सा लैंड का एरिया है, उसके ऊपर हमने हेलीकॉप्टर से गए और वहां से हम लोग देख रहे हैं, तो आपको जो जो हरा 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 एरिया नजर आएगा उसे हम लोग कैनोपी कहेंगे। तो इतने से एरिया में आपके कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से हम लोग फॉरेस्ट को डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। कैनोपी डेंसिटी क्या होता है एक बार देखेंगे, दैट इज इट इज कैनोपी कवर और क्राउन कवर, ठीक है। इट्स द रेशियो ऑफ द वेजिटेशन टू द ग्राउंड एज सीन फ्रॉम द एयर। ऊपर से देखने पर कितना वेजिटेशन आपको दिखाई देता है? ऊपर से देखेंगे तो क्या क्या दिखाई देगा? ट्री का कैनोपी दिखाई देगा भाई। उसका उसके नीचे ब्रांचेस तो नहीं दिखा, मतलब ब्रांचेस दिखाई देंगी, आपके पत्ते दिखाई देंगे, लेकिन तना तो दिखाई नहीं देता ना ऊपर से देखते हैं तो कितना कैनोपी दिखाई दे रहा है? तो अगर मान लेते हैं पूरे एरिया का करीबन 70% आपको केवल हरा हरा दिखाई दे उस एरिया में, जैसे ये दिख रहा है आपको, मोर देन 70% आपको पूरा कैनोपी डेंसिटी दिख रहा है, तो इसे कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। और 40 से 70% अगर आपको कैनोपी दिखाई दे तो इसे कहते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, कुछ इस प्रकार से दिखे आपको तो। और अगर ओपन फॉरेस्ट मतलब हल्का फुल्का, जैसे ये आपको 10 to 40%, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। 10% से अगर कम है, जैसे ये एक सिचुएशन आप देख रहे हैं, अगर पूरे लैंड एरिया में 10% से भी कम आपका कैनोपी डेंसिटी दिखाई देगा तो फॉरेस्ट की कैटेगरी में वो आएगा ही नहीं, ठीक है। इस बात को समझ, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्क्रब एरिया, ठीक है। तो वो भी पेड़ है लेकिन डेंसिटी कम होने के कारण उस एरिया को फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे। तो ये हमको समझ में आया कैनोपी क्या होता है, कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, और कैनोपी डेंसिटी के आधार पर किस तरीके से फॉरेस्ट को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब कुछ और डेफिनेशन समझते हैं। अगला डेफिनेशन जो हमें समझना है, व्हाट इज द हिल डिस्ट्रिक्ट। हिल डिस्ट्रिक्ट का जो डेफिनेशन है नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। क्या डेफिनेशन है? वो ये कहता है कि ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कई सारे तालुकाज होंगे, तो उनका डिस्ट्रिक्ट का 50% एरिया का जोग्राफिकल एरिया में आपके हिल तालुकाज हैं, तो हम कह देंगे उसे हिल डिस्ट्रिक्ट। अब एक हिल तालुका क्या होता है? जो हिल तालुका होता है उसका मतलब है कि आपके उस तालुका में आपका जो हाइट है वो आपका 500 मीटर से ज्यादा होगा अबव द सी लेवल। तो 500 मीटर से ज्यादा अगर आपका सी लेवल से ऊपर एरिया है उस तालुका का, तो उसे कहेंगे हिल तालुका। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में 50% या उससे ज्यादा जोग्राफिकल एरिया में ऐसे हिल तालुकाज अगर है तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को कह देंगे हिल डिस्ट्रिक्ट। और हिल डिस्ट्रिक्ट को एक अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, मतलब नहीं, हिल कैटेगरी भी अलग कैटेगरी है जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन किसकी है? नीति आयोग की, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर क्या है भाई? फॉरेस्ट कवर किसको फॉरेस्ट बोलेंगे? ऐसे एरिया जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया हो कम से कम, और उस 1 हेक्टेयर के एरिया में 10% से ज्यादा जो लैंड है, नहीं 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी है, ठीक है। 10% से ज्यादा अगर कैनोपी डेंसिटी है तो ऑब्वियसली
तो तीन कैटेगरीज में आएगा, कौन सा? या तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, वीडीएफ से डिनोट करेंगे इसको, या तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होगा, एमडीएफ से डिनोट करेंगे, या ओपन फॉरेस्ट होगा। ये तीन तरीके के हो सकते हैं। क्या स्क्रब को हम लोग बोलेंगे कि ये फॉरेस्ट है? नहीं, फॉरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कैनोपी डेंसिटी यहाँ लेस देन 10% है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं। अब अगला डेफिनेशन है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को, वो फॉरेस्ट एरिया, ऐसा फॉरेस्ट एरिया जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बताया गया कि ये फॉरेस्ट है, और स्टेट भी कुछ एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है। अब इसका इस फॉरेस्ट कवर के डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं आरएफए, तो आरएफए का जो एरिया है वो आपका फॉरेस्ट कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल समझेंगे। लेट अस से ये आपका एरिया है, इस एरिया में आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ने बोला कि ये जो पूरा एरिया है ये रेक्टेंगल के अंदर, ये फॉरेस्ट एरिया है, तो इसको ये लोग फॉरेस्ट एरिया बोल देंगे। क्या बोलेंगे? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है। अभी इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को क्या फॉरेस्ट कवर में काउंट करेंगे? नहीं। इसका ये वाला पोर्शन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फॉरेस्ट की डेंसिटी काफी ज्यादा है। ये जो ग्रीन कलर से हमने पैचेस दिखाए, ये पूरा आपका ग्रीन कवर है इस एरिया में, तो इस एरिया को तो फॉरेस्ट कवर में ऐड करेंगे। लेकिन ये जो पूरा बचा हुआ एरिया है, यहाँ हम देख रहे हैं कैनोपी डेंसिटी बहुत कम है, एक छोटा सा पैच है पेड़ों का, या छोटा एक पैच और हो जाए, तो ये एरिया को क्या फॉरेस्ट कवर में हम लोग फॉरेस्ट कवर में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% है। लेकिन बाई लॉ अगर देखें, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से इतना पोर्शन एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो इसको आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलेंगे। लेकिन इसका कुछ पोर्शन आपका फॉरेस्ट कवर में आएगा, कुछ पोर्शन आपका फॉरेस्ट कवर में नहीं आएगा। आई होप ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुनना है आपको। तीन डेफिनेशंस और देखेंगे हम लोग। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? ये कहता है कि वो एरिया अंडर द फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो आपका आया था, जो हमने अभी देखा ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उस एक्ट के हिसाब से, या किसी दूसरे स्टेट फॉरेस्ट एक्ट अगर कोई ला रहा है, भाई फॉरेस्ट के ऊपर एक आपका स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो अब अगर ऐसे कुछ लॉज बनाए जाते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आपका इस पे लॉ बना सकती है। तो लॉ बनाकर कुछ जिस एरिया को कुछ एरियाज को ऐसे फुल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है। फुल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मतलब उन्होंने कहा कि ये फॉरेस्ट का जो एरिया है, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे टूरिज्म वाली एक्टिविटी हो, चाहे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी हो, चाहे आप ग्रेजिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारे जो भी एक्टिविटीज करना है आप परमिशन लीजिए तभी कर सकते हैं। तो ऐसे एरियाज को हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट भी आपका गवर्नमेंट बनाती है, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी आपका गवर्नमेंट के द्वारा ही बताया जाता है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है। अब अगले दो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, अब ये डायग्राम नीचे बनाया हमने, ये फॉरेस्ट बनाया है, ये जो हमने रेक्टेंगल के अंदर रखा है ये है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। गवर्नमेंट ने बोला है कि ये वाला जो पूरा एरिया है इट इज अ फॉरेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें हैं, कुछ तो आपके फॉरेस्ट एरिया है, ये देखिए, क्योंकि कैनोपी डेंसिटी ज्यादा है आपकी 10% से, तो ये फॉरेस्ट है। लेकिन इसका ये वाला जो पोर्शन है, हम देखो छोटे छोटे पैचेस हैं आपके पेड़ के 1 हेक्टेयर से कम वाले, तो ऑब्वियसली इस पूरे एरिया को हम लोग ट्री कवर में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये दोनों को मिलाकर आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बनेगा। आई होप ये बात तो क्लियर हो गई है। अच्छा, अब ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर कुछ ऐसे छोटे छोटे पैचेस होंगे ट्रीज के, तो वो आपके ट्री कवर क्या होता है? ट्री कवर क्या होता है? वो सारे पैचेस ऑफ लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर, ये सारा आपका ट्री कवर में आता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर ये जो छोटे पैचेस है, क्या ये ट्री कवर में काउंट होंगे? काउंट नहीं होंगे। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो ट्रीज है, ट्री कवर है, उसको ट्री कवर में आपको, जैसे ये ट्री कवर में ऐड होगा, ये ट्री कवर में काउंट होगा, लेकिन अंदर वाले काउंट नहीं होंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो भी पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ऑल ट्रीज गोइंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब वो छोटे पैच में हो या बड़े पैच में हो, फॉरेस्ट हो या ट्रीज हो, हमें कोई मतलब नहीं। यानी कि ये पूरा एरिया जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड में है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग को क्लियर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट? ये सारे टर्म्स आपको इस जो डेटा में आपको मेंशन होगा तो क्लियर हो जाएगी आपको चीजें। ठीक है, ये सब आपका रिपोर्ट में मेंशन्ड है, इसलिए ये डेफिनेशंस क्लियर करे जा रहे हैं। अब रिपोर्ट में आपसे ये पूछ सकता है कि भाई बताइए कौन से नए इनिशिएटिव हैं जो लिए गए हैं आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट में, जो पहले नहीं थे, अभी 2021 में स्पेशली ऐड किया गया है। उसमें क्या क्या है? फॉरेस्ट कवर, टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर में काफी सारा फॉरेस्ट एरिया होता है, उसका अलग से एनालिसिस इस बार के फॉरेस्ट रिपोर्ट में है। और लायन कंजर्वेशन एरियाज के बारे में भी मेंशन्ड है। तो एक तो ये, इसके ऊपर काफी विस्तृत पोर्शन देखेंगे हम लोग।
इसके अलावा क्लाइमेटिक हॉटस्पॉट्स, ऐसे ऐसे रीजन जो काफी क्लाइमेट चेंज का काफी ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट पड़ सकता है उन एरियाज में, इनकी भी मैपिंग की गई है। किसने की है? आपका बिरला इंस्टीट्यूट गोवा, बिट्स गोवा और एफएसआई ने मिलकर ये आपका मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट किया गया है इन इंडियन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया 2030 के प्रोजेक्शन, 2050 के प्रोजेक्शन और 2085 के प्रोजेक्शन, तीन आपके प्रोजेक्शन दिए गए हैं क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। तो बेसिकली फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से कुछ सवाल बन सकते हैं। पहली चीज तो क्या क्या बात है कि हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे कम टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें टेम्परेचर में फर्क आएगा ना, साथ ही साथ आपका रेनफॉल में फर्क आएगा, कहाँ कहाँ रेनफॉल में फर्क आएगा ये भी देखेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ का जो रीजन है वहां देखने को मिल सकता है। ये देखिए पूरा आपका लद्दाख तो ये हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, आपका ये पूरा जो आपका बेल्ट है ना, हिमालयन बेल्ट, यहाँ पे आपका टेम्परेचर राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपका देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कम जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपका ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ गोवा में भी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हमने देखा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन होगा, ये वाला कोस्टल रीजन, यहाँ भी आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो बात होगी टेम्परेचर की। रेनफॉल की बात कर लेते हैं। रेनफॉल में हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ देखने को मिलेगा, तो मालाबार कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है, आपका ये मालाबार कोस्ट यहाँ पे और आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्लड का सिचुएशन भी देखने को मिलेगा। आए दिन हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र में फ्लड हो गया, तो ये भी अंदेशा आपको दिखा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका जो रेन है वो काफी तेजी से आपका ग्रो करेगा, रेनफॉल बढ़ेगा। और रेनफॉल कहाँ लीस्ट बढ़ेगा, सबसे कम बढ़ेगा या डिक्रीज भी हो सकता है, वो ये है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट में बात करें, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जो रीजन है, यहाँ आपका चेंज नहीं दिख, ज्यादा आपका टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेनफॉल यानी कि आपका रेन इंक्रीज आपका बहुत कम, मतलब ना के बराबर इंक्रीज होगा सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है, ये रेनफॉल के मामले में भी अगर हम कहें तो रेनफॉल के मामले में भी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, कम रेनफॉल का इंक्रीज होगा। तो ये एरिया हम समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है प्लस रेनफॉल आपका नहीं बढ़ रहा है, घट भी सकता है। ठीक है, और सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला रीजन, तो ये तो रेनफॉल के बारे में देख लिया, टेम्परेचर के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया कहाँ कहाँ बढ़ेगा और रेनफॉल कहाँ बढ़ेगा वो भी देख लिया। एक और इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे थे। पिछली बार आपने देखा कि तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उसने बिट्स गोवा के साथ मिलकर आपका देखा था क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट। अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद को कि आप अपना डेटा दीजिए, उससे हम लोग पता करना चाहते हैं अबव ग्राउंड बायोमास। बायोमास क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी पेड़ है, आपके पास कोई भी पेड़ है, आपका सनलाइट है, तो सनलाइट की मदद से आपका कार्बन स्टोर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है और कार्बोहाइड्रेट्स आपके प्लांट में स्टोर हो जाते हैं और प्लांट का मास उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो जो भी आप अभी हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग यही कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमारे बॉडी में भी यही सेम चीज एज अ मास स्टोर होता रहता है। तो लेकिन प्लांट्स में आपका ये बायोमास धीरे धीरे स्टोर होते रहता है। तो कितना बायोमास है, जैसे कितना बायोमास है आपका अबव द ग्राउंड, ये भाई अब ये पेड़ है, पेड़ भाई ऊपर लगा है, तो जितना पेड़ जमीन के ऊपर है इसको क्या बोलेंगे, अबव द ग्राउंड बायोमास। और इसके कुछ रूट भी होंगे, तो इन रूट को क्या बोलेंगे, बिलो द ग्राउंड बायोमास। तो अभी ये इसका डेटा भी आपका सैटेलाइट के थ्रू पता चल पा रहा है, खासकर अबव द ग्राउंड बायोमास। ठीक है, तो इन दोनों ने एफएसआई ने बोला स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को, आपका जो आई बैंड आपका सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, इसका डेटा हमको दीजिए, इससे हम पता कर सकते हैं आपका अबव द ग्राउंड बायोमास, और ये हम लोग पब्लिश कर देंगे, डेटा आपका पब्लिश कर देंगे। तो स्टार्ट हुआ ये 2019 में
असम और उड़ीसा में पहली बार बताया गया अबव द ग्राउंड बायोमास। 2021 में आपका विस्तृत तरीके से पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया का आपका बायोमास का डेटा भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट पॉलिसी की। फॉरेस्ट पॉलिसी आया था 1988 में। उसने क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसा प्रयास करना है कि हमारा जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसका 33% तो फॉरेस्ट होना चाहिए टोटल कुल मिला के। और कुछ हमारे जो हिल एरियाज हैं, जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें कम से कम 2/3 एरिया ऐसा होना चाहिए जहां पे आपका फॉरेस्ट। ठीक है, तो पूरे इंडिया का एवरेज कितना है? 33%। हिल डिस्ट्रिक्ट का 2/3 एरिया आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। जरूरत भी होती है हिल्स में, क्योंकि भाई अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे हिल्स में तो सॉइल इरोजन हो जाएगा और काफी ज्यादा खराब सिचुएशन हो सकता है हिल्स में। तो हिल एरियाज में हम लोग 2/3 कोशिश करेंगे कि आपका फॉरेस्ट कवर हो। तो हिल, तभी से आपका हिल डिस्ट्रिक्ट का डेफिनेशन आया, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ दोबारा देख लीजिए, कम से कम 50% आपका जोग्राफिकल एरिया आपके हिल तालुकाज होने चाहिए वहां पर। और हिल तालुकाज क्या होंगे? वो जो जिसमें 50 मीटर से 500 मीटर से ज्यादा उसकी हाइट होगी, है ना। तो ये जो हिल तालुका डेफिनेशन आपको प्लानिंग कमीशन ने दिया था, है ना। अच्छा, तो अभी ये सारे हिल डिस्ट्रिक्ट हमने पहचान लिए। अब हमारा फोकस रहेगा कि इनमें 2/3 आपका एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कितने स्टेट्स ने ये पूरा किया है। तो बात करें 17 स्टेट्स की। 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसमें आपका ये जो आपका टारगेट है पूरा कर लिया गया है। और इन 17 में 5 तो ऐसे हैं जहां मोर देन 75% फॉरेस्ट एरिया है। 75% आपका फॉरेस्ट एरिया इन 5 आपके स्टेट्स में है। कौन कौन से? 2 तो आपके आइलैंड हो गए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। मैप में देखेंगे पूरा याद हो जाएगा। तो 75% भर भर के जहां फॉरेस्ट है, कहां पर है? यहाँ पे हम अंडमान निकोबार में जाएंगे तो भर भर के फॉरेस्ट है, मोर देन 75%। और लक्षद्वीप हो गए, यहाँ भी आपका मोर देन 75% फॉरेस्ट मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपके 3, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और ऐसे मेघालय। ठीक है ना, तो ये जो 3 है इसमें भी फॉरेस्ट कवर आपको परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, 5 स्टेट्स है ये, इसमें काफी परसेंटेज वाइज हाई है। ठीक है, ये तो फॉरेस्ट पॉलिसी की हम लोग बात किए हैं, ये हमने एरियाज भी देख लिए। अब टोटल हिल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें ना। हिल डिस्ट्रिक्ट में कितना चाहिए? 2/3 कितना होता है? करीबन 66% के आसपास होता है, 2/3। लेकिन ये जो हिल डिस्ट्रिक्ट है इसमें फॉरेस्ट कवर है कितना? 40.17%। इसको बढ़ा के हमको ले जाना पड़ेगा 66%, तब जाके फॉरेस्ट पॉलिसी में जो बात है वो कंप्लीट हो पाएगी। और लेकिन रियलिटी ये है कि 902 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट इन एरियाज में कम हो गया है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो टोटल हिल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इंडिया में? तो आपके 17 स्टेट्स में 140 हिल डिस्ट्रिक्ट हैं, और सबसे ज्यादा हिल डिस्ट्रिक्ट आपके जम्मू एंड कश्मीर में 22 है। ठीक है, ये हिल डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई है। फॉरेस्ट हमने पॉलिसी की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की। वो सारे डिस्ट्रिक्ट जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। पता क्यों? फॉरेस्ट कवर आपका ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में कितना है ये पता लगाना क्यों जरूरी है? ठीक है, ये पता लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए फायदा होगा हमें, उसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पता करना जरूरी है। तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो इंडिया में टोटल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है 212। हिल डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 140। 218 सॉरी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में 24 आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। हिल डिस्ट्रिक्ट हमने कहा देखा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है 22। और फॉरेस्ट कवर यहाँ पे भी आपका डिक्रीज हो रहा है, 55 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है इनका एरिया का 37.53% आपका फॉरेस्ट एरिया है। 37.53% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं सारे आपके 7 सिस्टर्स, सारे 7 सिस्टर्स, साथ में सिक्किम, इन सब में आपका ये सारे आपके इनके सारे डिस्ट्रिक्ट आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन 7 सिस्टर में असम हटा लीजिए, असम के अलावा जो 7 सिस्टर्स हैं प्लस आपका सिक्किम, वो सारे आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप भी इसमें ऐड है। ठीक है, लक्षद्वीप भी 7 सिस्टर प्लस लक्षद्वीप, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ही कहलाए जाएंगे। ठीक है, देखिए मेगा सिटी का कॉन्सेप्ट, मेगा सिटीज का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। मेगा सिटीज में जो फॉरेस्ट कवर कितना है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले होता क्या है, हमें पता है कि वो सारे लार्ज अर्बन एग्लोमरेशन, पता हमें होना चाहिए यूए अर्बन एग्लोमरेशन का क्या मतलब है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो ऐसे
बड़े अर्बन एग्लोमरेशन जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेगा सिटी। ठीक है, अच्छा मेगा सिटी है कितने? 5 है। तो इन 5 के अलावा दो आपके अहमदाबाद और हैदराबाद, ये भी आपका काफी तेजी से मेगा सिटी बनने की राह पे चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में है तो 5, बाकी 2 अपकमिंग है। तो ये 7 बड़े शहर हैं आपके, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, इसके अलावा अहमदाबाद और हैदराबाद। इन सात सात सिटीज की अगर बात करें तो इनका कितना एरिया का कितना परसेंट एरिया आपका फॉरेस्ट से कवर्ड है? तो 10.21% आपका फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है, 509.72 स्क्वायर किलोमीटर जो आपकी 10.21% बनता है। ठीक है, अच्छा इसमें इन सातों में देखिए इंक्रीज देखने को मिला है 68 स्क्वायर किलोमीटर का, 10 सालों में इतना इंक्रीज देखने को मिला है। तो इंक्रीज तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, यही अच्छी बात है, क्योंकि तो मेन सिटीज है, यहाँ तो फॉरेस्ट आपके काफी कम मिलने चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो देखिए आप, दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, सेकंड नंबर पे मुंबई है, ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका बेंगलुरु है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल ये पूछेगा सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ देखने को मिला? तो फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा इंक्रीज हमको कहाँ देखने को मिला, ये सब देखें अगले साइड में। देखिए फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। देखा हमने, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। सबसे ज्यादा गेन कहाँ पे हुआ? सबसे ज्यादा गेन की बात करें, सबसे ज्यादा गेन कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा गेन अहमदाबाद में हुआ, सॉरी हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में हमने देखा कि भाई गेन के मामले में फॉरेस्ट बढ़ रहा है तेजी से, फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे क्या आता है गेन के मामले में? ये गेन के मामले में दिल्ली आपका सेकंड स्पॉट पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, लॉस के बारे में बात करें तो पेड़ कहाँ सबसे ज्यादा कट रहे हैं? देखिए सबसे ज्यादा लॉस जो है, लॉस आपका अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर पे आपका बेंगलुरु में देखने को मिलेगा लॉस। तो अहमदाबाद आपका फर्स्ट नंबर पे, बेंगलुरु आपका सेकंड नंबर पे। तो इस स्लाइड में यही बात बताई गई है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो दिल्ली में देख रहे हैं हम लोग इंक्रीज हो रहा है, और बेंगलुरु में हम लोग डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के मामले में दिल्ली सेकंड रैंक, डिक्रीज के मामले में बेंगलुरु सेकंड रैंक। टॉप रैंक किसकी है? हैदराबाद में तेजी से फॉरेस्ट बढ़ रहा है, अहमदाबाद में आपको फॉरेस्ट का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। बात करते हैं हम लोग ट्री फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की। अब हमें पता है फॉरेस्ट कवर ट्री कवर क्या होता है, डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो फॉरेस्ट कवर ट्री कवर दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो करीबन 9 लाख नहीं 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो कि पूरे इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 24.62% है। होना कितना चाहिए? 33%। तो लॉन्ग वे टू गो। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, 33% तक पहुंचाना हमारा गोल है। तो कितना बड़ा है? 2000 के आसपास, मतलब 2261 आपका स्क्वायर किलोमीटर आपका इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, अच्छा अब ये जो ट्री और फॉरेस्ट कवर है, इसमें आप अभी फॉरेस्ट कवर की बात अगर करें तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं, पहला होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, हमें मालूम है 3.04%। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आपका 9.33% है, और ओपन फॉरेस्ट आपका 9.34% है। तो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा आपका ओपन फॉरेस्ट। उसके बाद आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, लगभग लगभग बराबर ही है दोनों। लेकिन आपसे अगर आपसे पूछे जबरदस्ती कि सबसे ज्यादा कौन है बताइए, तो बताएंगे आप ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तीनों को मिला दीजिए, जोड़ दीजिए तो कितना बनता है? तो 3 9 18 18 3 21 21 और आपका 68 70, मतलब 21.7% के आसपास है। ये 21.7% के आसपास है। तो करीबन 3% और जोड़ दीजिए इसमें, मतलब 21.7 प्लस अराउंड 3% अगर आप जोड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली तो बन जाएगा 24.62%। तो ये लगभग लगभग 3% के आसपास तो आपका ट्री कवर है। तो 3% से कम ही है, तो ये आपका ट्री कवर हो गया। ये सब जोड़ के आपका 24.62% बनता है। तो हमको परसेंटेज वाला आइडिया लग गया। अच्छा, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट मिला के ही आपका करीबन 57% बन जाता है। आपका टोटल ये फॉरेस्ट ट्री कवर का 57% आपका यही बन जाता है। अलग से बात कर लेते हैं अभी फॉरेस्ट कवर की। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर आपका टोटल कितना है? तो फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के करीबन होता था 8 लाख। अभी ये आपका कितना होता है? 7,13,000 के आसपास का है। तो 21.71%, पिछली बार भी देखा हमने पिछले स्लाइड में, कितना इंक्रीज हो रहा है? करीबन 1,500 किलोमीटर के आसपास, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, ये तो पूछेगा। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ ये है टॉपिक में है तो यही तो याद रखना ही पड़ेगा। फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहाँ पे? देखिए मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ पे? ये देखिए मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, और फिर आपका छत्तीसगढ़ पे। यहाँ पे आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे परसेंटेज वाइज ज्यादा कहाँ पर है।
तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, मिजोरम में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये परसेंटेज वाइज भी आपका हाई है और स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से भी ये आपका हाई है काफी ज्यादा। ठीक है, दोनों में आपका अच्छा खासा रैंक ये रखता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोनों में आपका सेकंड रैंक है, चाहे परसेंटेज वाइज कहिए या आपका टोटल एरिया की बात करें। सबसे पहला आपका देखिए मिजोरम हो जाता है परसेंटेज वाइज में, सेकंड आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, थर्ड आपका मेघालय है। देखिए मेघालय में आपका काफी फॉरेस्ट मिलेगा आपको। तो ये तो हो गए ज्यादा वाले, है ना, ज्यादा वाले हो गए ये। बॉटम कहाँ पर है, सबसे कम आपका स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपका हरियाणा, पंजाब और गोवा है। और बॉटम स्टेट परसेंटेज वाइज आपका हरियाणा, पंजाब, लेकिन राजस्थान थर्ड नंबर पे है। हरियाणा पंजाब आपको बताइए कहाँ पे है, देखिए ब्लू पेन से मार्क कर रहे हैं हम लोग, हरियाणा और पंजाब। यहाँ पे आपका फॉरेस्ट कवर काफी कम देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा परसेंटेज वाइज कम आपका राजस्थान में भी आपका काफी कम फॉरेस्ट कवर है भाई, थार डेजर्ट आपका हो गया परसेंटेज वाइज में, राजस्थान आपका थर्ड रैंक पे रखता है। ठीक है, और स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम कहाँ पर है, गोवा में। गोवा में टोटल एरिया के हिसाब से सबसे कम है, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में है गोवा। तो लेकिन फर्स्ट टू में आपका पंजाब हरियाणा ने मोनोपोली बना रखी है, यहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेगा। अभी अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे पूछेगा फॉरेस्ट कवर में गेन सबसे ज्यादा कहाँ पर है। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर किलोमीटर में हो चाहे परसेंटेज वाइज में हो। तो अगर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गेन आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना फिर उड़ीसा, या तेलंगाना आंध्र प्रदेश फिर उड़ीसा। ठीक है, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये आपका देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश है ना। तो इन दोनों स्टेट्स को अगर आप देखें तो इन दोनों स्टेट में एरिया किसका ज्यादा नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है आंध्र प्रदेश का एरिया ज्यादा है। तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट एरिया के मामले में किलोमीटर स्क्वायर आपका टॉप में तो क्या आएगा, आंध्रा आएगा। ठीक है, और सेकंड नंबर पर तेलंगाना आएगा, थर्ड तो आपका उड़ीसा है ही रखा दोनों में। ठीक है, परसेंटेज वाइज का बात करेंगे तो अब परसेंटेज वाइज में तेलंगाना का चांस है क्योंकि एरिया तेलंगाना का कम है, लेकिन परसेंटेज वाइज बात करें तो तेलंगाना आपका नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पे अगेन आपका उड़ीसा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है। अगर टोटल में पूछे तो आंध्र प्रदेश ज्यादा क्योंकि एरिया बड़ा है, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। परसेंटेज वाइज बात करें तो तेलंगाना आपका ऊपर है। अच्छा, अगर बात करें सबसे बॉटम में, ठीक है, ग्रोथ इन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज में काफी आगे था अरुणाचल प्रदेश, वो ग्रोथ में सबसे, अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट, फिर नागालैंड और मणिपुर देखने को आपको मिलेगा। देखिए पहले मणिपुर फिर नागालैंड, है ना, आपका मणिपुर यहाँ पे है और आपका नागालैंड इसके ऊपर है। तो सबसे कम ग्रोथ अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद सेकंड मणिपुर में, फिर आपका थर्ड नागालैंड में। ठीक है, अब परसेंटेज वाइज बात करें, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करते हैं तो आपका नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड आपका सेकंड है, मणिपुर आपका थर्ड है, और अरुणाचल प्रदेश इसमें ही नहीं है। तो तीसरे नंबर पर नई एंट्री होती है किसकी, मिजोरम की। मिजोरम आपका थर्ड है परसेंटेज वाइज। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपका ग्रोथ कम है, सीधी सीधी बात समझना है कि इन स्टेट में आपको ग्रोथ कम मिलेगा आपको ऑफ फॉरेस्ट, इन परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट काफी ज्यादा है इन एरिया। तो बात करेंगे फॉरेस्ट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज कर रहा है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कुछ ट्री कवर होता है, कुछ फॉरेस्ट कवर होता है। ये ट्री कवर तो होता ही नहीं है, कुछ फॉरेस्ट कवर होता है ना। तो फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज कर रहा है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, तो 31 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज कर रहा है। और ट्री फॉरेस्ट कवर आपका आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आपका करीबन 1500 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर आपको बताया, आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा बताइए कौन सा फॉरेस्ट है। हमें मालूम है ओपन फॉरेस्ट, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब इसमें कौन इंक्रीज कर रहा है, देखिए ओपन फॉरेस्ट में भी हमको इंक्रीज देखने को मिला है, वेरी डेंस फॉरेस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला है, कितना है जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन कब इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं बताया। ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आपका डिक्लाइन देखने को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आपका 1582 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्लाइन देखने को मिला है, ये एक चिंताजनक बात है। ठीक है, अच्छा, फिर आपका बात करते हैं चैंपियन और सेट में क्लासिफाई करें अलग अलग फॉरेस्ट को, तो उसमें आपका फॉरेस्ट टाइप्स, 5 फॉरेस्ट टाइप्स है और 16 सब टाइप्स है। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट टाइप्स इंडिया में कौन कौन सा है, देखिए ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, फिर आपका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट का आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा रैंक है, सबसे ज्यादा आपके यही फॉरेस्ट मिलते हैं। और थर्ड नंबर पे सेमी एवरग्रीन आपका फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ट्री कवर की अगर हम बात करें, ट्री कवर हमारा कितना है, देखिए 95,748। ठीक है, 1 लाख के आसपास है, 7 लाख के आसपास फॉरेस्ट कवर है, टोटल मिला के 8 लाख के आसपास। ठीक है, परसेंटेज वाइज 2.91% में मालूम है
कितना इंक्रीज हुआ, 721 स्क्वायर किलोमीटर आपका इंक्रीज हुआ 2019 से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो आपका 721 स्क्वायर किलोमीटर आपका ट्री कवर में इंप्रूव किया है, ठीक है। अच्छा, आपका फॉरेस्ट कवर में देखिए टॉप कौन मार रहा था, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ आपका क्या था, थर्ड पोजीशन में था। तो अगर हम लोग ट्री कवर की बात करें, मतलब डेंस फॉरेस्ट नहीं है ना, हल्का फुल्का पैचेस में है, 1 हेक्टेयर से कम के पैचेस में, तो यहाँ पे अगर देखें तो महाराष्ट्र राजस्थान में आपको काफी ट्री कवर देखने को मिलेगा, है ना। आपका ये आपका महाराष्ट्र है और राजस्थान में आपका ट्री कवर देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश में आपका थर्ड नंबर पे है जहां पे ट्री कवर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, इतना ट्री कवर है आपका महाराष्ट्र राजस्थान। अच्छा, परसेंटेज वाइज बात करें तो आपको ट्री कवर केरला और गोवा फिर छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। केरला गोवा, केरला में आपको ट्री कवर मिलेगा, गोवा में भी आपको ट्री कवर मिलेगा। परसेंटेज वाइज देखिए हाई, तो परसेंटेज वाइज हाई, छोटे छोटे स्टेट से हाई परसेंटेज में आपका ट्री कवर यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, कंपैरेटिवली देखा जाए इन 3 बड़े बड़े स्टेट के, छोटा स्टेट है, तो ये आपका थर्ड नंबर पे आता है परसेंटेज वाइज छत्तीसगढ़ आपका ट्री कवर में, ठीक है। बॉटम स्टेट देख लेते हैं। बॉटम स्टेट आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपका ट्री कवर कम है ना। तो सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम मणिपुर वाला रीजन देखिए, ये आपका मणिपुर है, ये आपका सिक्किम है। सिक्किम मणिपुर दोनों में आपका परसेंटेज वाइज कह लीजिए या टोटल कह लीजिए, आपका बॉटम में ट्री कवर में आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में। और साथ में अरुणाचल प्रदेश थर्ड नंबर पे है, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, टोटल की बात करें, तो सिक्किम मणिपुर के बाद आपका त्रिपुरा यहाँ पे देखने को मिलेगा टोटल में, थर्ड नंबर पे। ये आपका थर्ड आपका टोटल में, और ये थर्ड आपका परसेंटेज वाइज। तो आई होप ट्री कवर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉरेस्ट फायर की, ठीक है। फॉरेस्ट में आपके जंगल में आग लग जाती है, तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, आग लगने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हमें, जहाँ पे पेड़ सबसे ज्यादा होंगे। जैसे कि आपके देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मणिपुर हो गया। ये पूरा जो रीजन है ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी रीजन आ जाता है फॉरेस्ट फायर के, फॉरेस्ट फायर को अगर देखा जाए तो। लेकिन रिकॉर्डेड कहाँ पर ज्यादा हुआ है, देखिए उड़ीसा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है फॉरेस्ट फायर, फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो उड़ीसा यहाँ पे देखिए, उड़ीसा आपका है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्यादा डिटेक्शन हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कहाँ है, इस एरिया में ज्यादा है, लेकिन हो कहाँ रहे ज्यादा, तो इन एरियाज में हो रहा है। यहाँ प्रोबेबिलिटी है लेकिन ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी इसकी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आपका उड़ीसा में, फिर आपका सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। उड़ीसा में एक कोई स्पेशल जगह है जिसका नाम है कंधामल। कंधामल नाम का जगह है, वहां पे करीबन देखिए 6000 इवेंट्स है। उड़ीसा में टोटल आपके 50,000 के आसपास इवेंट्स हुए हैं फॉरेस्ट फायर के, जिसमें 6000 तो कंधामल में ही हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप छत्तीसगढ़ का एक जगह है बीजापुर, जहाँ पे आप करीबन 5,500 के 5,500 इवेंट्स हुए हैं, फायर डिटेक्शन हुआ है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और टॉप पे आपका महाराष्ट्र का एक जगह है गढ़चिरौली, जहाँ पे 10,000 से ज्यादा इवेंट्स आपके देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इन फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। कब बनाया गया, जवाब है इसका 2018 में बनाया गया। सारे एरियाज में जहां आपका फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस ज्यादा है, फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज आपके 35.46% एरिया है जिसमें फॉरेस्ट पाए जा सकते हैं। इन 35.4% एरिया में आपके देखिए 2.81% आपका एक्सट्रीमली प्रोन एरिया, वेरी हाईली प्रोन आपका 7%, 7.85%, हाईली प्रोन एरिया में आपका 11.61% होता है। टोटल आपके फॉरेस्ट में फॉरेस्ट प्रोन फायर प्रोन एरिया कौन कितने हैं, 35.46। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात करते हैं, हमें पता है ये क्या होता है, डिस्कस कर चुके हैं। टोटल एरिया कितना है, करीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, 95,748 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा कहाँ है, देखिए ट्रीज में हम देखते हैं कि भाई देखिए महाराष्ट्र का वैसे ही रैंक काफी अच्छा है ट्रीज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक है। तो टोटल ट्री कवर में महाराष्ट्र नंबर 1, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट में भी देखिए महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। देखिए महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश था हमारा रैंकिंग, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश था किसमें, ट्री कवर में। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में भी देखिए महाराष्ट्र नंबर 1 है, इसके बाद आपका उड़ीसा और कर्नाटक आता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग परसेंटेज टर्म्स में। परसेंटेज टर्म्स में आपका टॉप कौन करता था, केरला गोवा टॉप 2 थे ना,
तो ये आपके 2-3 में पहुंच जाएंगे। देखिए केरला गोवा आपके टॉप थे ट्री कवर में, थर्ड में आपका छत्तीसगढ़ था, तो ये क्या यहाँ पे सेकंड थर्ड पोजीशन में आ जाएगा। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है। डेफिनेशन तो आई होप क्लियर है आपको, दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, टॉप कौन कर रहा है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में, तो लक्षद्वीप आपका टॉप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज टोटल कितना हुआ, करीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखने को मिला है आपका ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक है। स्क्रब्स जिनका कैनोपी डेंसिटी 10% से कम था, हमने पता किया, इसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, फिर मध्य प्रदेश एंड देन ओडिशा। आंध्र प्रदेश आपका स्क्रब्स में नंबर 1 है, याद रखिए, आंध्र प्रदेश स्क्रब्स में नंबर 1 है, ठीक है। कार्बन स्टॉक हमने देखा, बायोमास जो जमा हो रहा है उसमें सबसे टॉप में कौन है, देखिए अरुणाचल प्रदेश। याद करिए, जहां फॉरेस्ट ज्यादा होगा वहां कार्बन स्टॉक भी ज्यादा होगा, लेकिन ये यहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट कवर का जो रैंकिंग था वो क्या था, मध्य प्रदेश नंबर 1 था, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 था और छत्तीसगढ़ आपका नंबर 3 था। छत्तीसगढ़ अभी भी नंबर 3 है कार्बन स्टॉक में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का कार्बन स्टॉक ज्यादा है, ठीक है। तो वहां हम लोग क्या मेजर करते थे, ट्री कवर एरिया मेजर करते थे ना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मतलब आपके डेंस बड़े बड़े तने वाले और ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एरिया भले ही आपका मध्य प्रदेश से कम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ जो बायोमास है वहां बेटर होगा, तभी देखिए अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश से तो पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। अरुणाचल प्रदेश इज टॉप इन कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक की अगर बात करें तो देखिए 1 kg CO2 इज इक्वल टू 0.27 kg ऑफ कार्बन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है, 1 kg अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं 0.27 kg केवल कार्बन ही है उसमें, तो टोटल कार्बन स्टॉक कितना है इंडिया का, देखिए टोटल कार्बन स्टॉक हमारा 7204 मिलियन टन है, ठीक है। 7204 मिलियन टन आपका टोटल है। 2 साल में कितना बड़ा आपका 2019 से अगर कंपेयर करें तो 79.4 मिलियन बड़ा, एनुअल इंक्रीज कितना उसका डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आ जाएगा आपको इतना, ठीक है। तो ये जितना भी कार्बन जमा हो रहा है सबसे ज्यादा कहाँ जमा हो रहा है, सॉइल में, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। सॉइल के बाद अबव ग्राउंड आपका 32% है और बिलो ग्राउंड आपका करीबन 10%, लिटर और डेड वुड ये आपका 4th और 5th में आता है, सबसे कम आपका यही पे जमा होता है। लेकिन इंक्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, देखिए सबसे ज्यादा आपका चेंजेस देखने को मिल रहा है हमको अबव ग्राउंड में और डेड वुड में, तो ये आपका काफी तेजी से चेंज हो रहा है और डेड वुड भी आपका काफी तेजी से चेंज हो रहा है, सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है। लार्जेस्ट कार्बन स्टॉक देख लिया जाइए, ठीक है, पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक, ये कार्बन स्टॉक है टोटल इस पूरे स्टेट में कितना कार्बन स्टॉक जमा है, ठीक है। लेकिन पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की अगर बात करें सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। याद रखिए जम्मू कश्मीर में पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक हो रहा है। बायोमास सबसे ज्यादा इकट्ठा कहाँ पे हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम में। अच्छा, सबसे ज्यादा बायोमास में कंट्रीब्यूटर कौन है, जो जो आपके जो फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, उसके बाद क्या पाया जाता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। तो ये तो आसान है, हमको मालूम है, तो इसी ऑर्डर में आपका कार्बन स्टॉक में भी ये सेम कंट्रीब्यूशन होगा। हम लोग बैम्बू ग्रास फैमिली की बात करते हैं, तो बैम्बू ग्रास फैमिली में देखिए कहाँ होता है, तो ये अगर आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो करीबन 15 से 25 डिग्री के बीच में, 15 से 25 डिग्री, ये 15 है ये 25 है, इनके बीच के एरिया में नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या साउथ हेमिस्फीयर हो, यहाँ हमको देखने को मिलता है बैम्बू कल्टीवेशन। तो इंडिया भी करीबन करीबन इस रेंज में आता है, तो पूरे इंडिया में हर जगह आपका बैम्बू कल्टीवेशन होता है एक्सेप्ट कश्मीर। तो इसमें टोटल बैम्बू कल्टीवेशन हो रहा है 15 मिलियन हेक्टेयर में। 15 मिलियन हेक्टेयर अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना होता है, 149,443 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और डिक्रीज कितना होता है 1.06 मिलियन हेक्टेयर। 2019 से हम लोग कंपेयर करें तो आपका 1 मिलियन हेक्टेयर या करीब 10,600 स्क्वायर किलोमीटर आपका कम हो गया है। लेकिन नंबर ऑफ बैम्बू शूट्स, तो बैम्बू एरिया में जैसे ये एक बैम्बू लगाया, ये एक बैम्बू लगाया, ठीक है, तो एक हर एक को काउंट अगर करें हम लोग नंबर ऑफ बैम्बू कितने स्टेम है, तो करीबन 13,000 मिलियन आपके ऐसे स्टेम, कल्म्स मतलब स्टेम, ठीक है। तो इतने स्टेम मिले हैं 2021 में बढ़ के ये 53,336 मिलियन हो गए। मतलब एरिया पहले इतना था मान लीजिए, अब एरिया कम हो गया थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन इसमें नंबर ऑफ बैम्बू जो कलम्स है ये देखिए काफी इंक्रीज हो गए, मतलब बढ़िया कल्टीवेशन कर रहे हैं, बहुत कम एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। भले एरिया कल्टीवेशन कम हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ बैम्बू शूट्स जो है प्रोड्यूस करने को वो आपका बढ़ गया है, देखिए काफी ज्यादा बढ़ गया आपका 2 सालों में। तो ये एक बात नोटिस करिए। अच्छा, बात करें बैम्बू एरिया की तो कहाँ है, जहाँ पेड़ ज्यादा है वो बैम्बू ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2, सेम आपका ट्रीज का जो रैंकिंग है वही चलेगा टॉप 2 में। टॉप 3 में आपका छत्तीसगढ़ की जगह महाराष्ट्र एंटर कर जाता है। सबसे ज्यादा इंक्रीज का देखने को मिलेगा, देखिए मध्य प्रदेश में इंक्रीज देखने को मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश में
सॉरी, मध्य प्रदेश में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, और अरुणाचल प्रदेश में आप इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ? मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। और मिनिमम जो आपका ये मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम डिक्रीज, सॉरी मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम ही है, मैक्सिमम डिक्रीज सबसे ज्यादा कम कहाँ हुआ है? देखिए मध्य प्रदेश में आपका कम हुआ है, ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र में कम हुआ है, ठीक है। ये दो जगह आपको कम है। तो रैंकिंग नहीं देख लीजिए ना, बैम्बू एरियाज आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो आपको डिक्रीज दिखेगा, मध्य प्रदेश में भी आपको डिक्रीज दिखेगा, यहाँ दोनों में डिक्रीज दिखेगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा बढ़िया है, वहाँ इंक्रीज दिखेगा दिखेगा आपको बैम्बू कल्टीवेशन में। तो ये बात होगी बैम्बू कल्टीवेशन। अच्छा, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइगर रिपोर्ट की। अभी टाइगर रिपोर्ट बीच में क्यों आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग दोनों साथ में पढ़ ले रहे हैं कि एक तरफ तो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, ठीक है, आपका स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया। तो इस स्टेट ऑफ फॉरेस्ट में आपके टाइगर रिजर्व में कितना फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ये बातें डिस्कस हो रही हैं। तो टाइगर अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो साथ ही में हम लोग टाइगर सेंसस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइगर की सारी कहानी हम लोग एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा मुद्दा है, इसको समझिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखिए टाइगर सेंसस समझते हैं, उसके बाद हम लोग आईएसएफआर में जो टाइगर रिजर्व के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई है वो समझ लेंगे। तो टाइगर एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए एक साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए क्या हुआ, 2022 में टाइगर सेंसस लिया जाता है, लिया गया 2022 में। जो भी रिपोर्ट आया, जो भी डेटा लिया, वो हमको 9 अप्रैल 2023 को एक आपका सेरेमनी किया गया मैसूर में, कर्नाटका में। क्यों किया गया? क्योंकि देखिए 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुए 50 साल कंप्लीट हो गए 2023 में। तो 50 साल सेलिब्रेट करने का मौका मिला, तो मैसूर में सेलिब्रेट किया गया। और इस सेलिब्रेशन में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो 7 बड़े बिग कैट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारे 7 देख लीजिएगा कौन कौन से 7 बिग कैट्स हैं, ठीक है। ये 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया। तो ये बात हमको समझ में आती है। अच्छा, ये जो टाइगर सेंसस की अगर बात करें तो 4 साल में एक बार होता है, ये 4 साल में एक बार होता है। 2018 में हुआ, फिर 2022 में हुआ। 2018 में कितना था? 2967, 3000 के आसपास था, ठीक है। अब 3000 का आंकड़ा पार कर चुका है, 3167 हो गए। तो अगर माइनस करेंगे तो 200 मिलेगा ना, 200 टाइगर आपके बढ़ गए। तो ये 200 टाइगर आपके बढ़ गए 4 सालों में, 6.7% इंक्रीज। तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि 2014 से लेकर 2018 को अगर हम देखें तो 33% इंक्रीज हुआ है। तो उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कम इंक्रीज हुआ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये हमको समझ में आया रिजल्ट। अब करता कौन है, इतने मेहनत कौन करे? करने का काम इसका एनटीसीए का है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अलावा जो भी मतलब जहां भी टाइगर रिजर्व है उसका स्टेट गवर्नमेंट का आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा। तो वो एनटीसीए के साथ मिलके, और साथ में कुछ एनजीओ आते हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करते हैं, उनकी भी हेल्प ली जाती है। साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 4 लोग मिलके आपका निकालते हैं टाइगर सेंसस या टाइगर रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में कुछ चीजें हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा जानना है हमको। अगले स्लाइड में देखेंगे। देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पहली बात है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पहली बात। तो पहली बात करी। दूसरी बात, ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आया कैसे? तो कहानी चालू होती है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है, ठीक है। उसके बाद टाइगर एक टास्क फोर्स बना था। टाइगर टास्क फोर्स ने कहा था कि ऐसा भी अथॉरिटी बनना चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फिर फाइनली आपकी बनती है 2005 में, ठीक है। और ये पावर कहां से डिराइव करती है? ये पावर डिराइव करती है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से के आपके सेक्शन 31I1 से आपका पावर मिलता है किसको? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एक्चुअली 1972 में आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। बाद में आपका टाइगर टास्क फोर्स ने कहा कि एक देखिए टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बननी चाहिए, जो कि 2005 में बनकर तैयार होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट के अंदर। देख लिया। अगला सवाल यहाँ पूछा जाएगा, भैया टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे। अब देखिए गवर्नमेंट की रिपोर्ट की बात अगर करें तो गवर्नमेंट ने ये जो आपका टाइगर सेंसस कब रिलीज किया? 9 अप्रैल को रिलीज किया, ठीक है। 9 अप्रैल को ही आपका वो प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो इसलिए 9 अप्रैल इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई है,
तो 9 अप्रैल को उन्होंने ये आपका टाइगर सेंसस रिलीज किया 2023 में। उसके बाद आपका जुलाई का महीना आता है। जुलाई का महीना में आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे जी ने एक रिपोर्ट लॉन्च की। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसका डेटा कहां से मिला? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आपके जो कैमरा ट्रैप और नॉन कैमरा ट्रैप एरियाज को थोड़ा स्टडी करके बताया कि द अपर लिमिट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, देखिए ये जो टाइगर पॉपुलेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3167, ये लोएस्ट है, मिनिमम है, इससे कम तो नहीं है, इससे ज्यादा ही होगा। क्योंकि देखने हम लोग जब ये सब मेजर करते हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो कैमरा में नजर आ गए हैं, उनको काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपके कैमरा में नजर नहीं आया कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है ना, तो इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया गया और बताया गया भाई आपका अपर लिमिट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, लोअर लिमिट हमने देख लिया, अपर लिमिट है 3925, मतलब आपका 3167 से, मतलब 3167 तो मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 3925, इनके बीच में ही नंबर ऑफ टाइगर्स है। एग्जैक्ट तो गिन नहीं सकते जा जाके, तो एक अप्रोक्सीमेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, कुछ डेटा एनालिसिस करके ये सारी बातें निकालते हैं ये लोग। देखिए इंडिया में टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो टोटल टाइगर रिजर्व हमारे कितने? 54 टाइगर रिजर्व है। तो 54 टाइगर रिजर्व, दुनिया के जितने भी टाइगर का 75% पॉपुलेशन तो इंडिया के पास ही है। ठीक है, तो इंडिया वैसे टॉप हो गया है ना टाइगर्स के मामले में। इंडिया में टॉप कौन है? इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं, 785 टाइगर आपके मध्य प्रदेश में मिलते हैं। कर्नाटका में मिलते हैं 563, उत्तराखंड में 560। देखिए उत्तराखंड और कर्नाटका में देखिए कड़ी टक्कर है। ठीक है, उत्तराखंड और कर्नाटक में कड़ी टक्कर है, नॉर्थ का उत्तराखंड और साउथ का हमारा कर्नाटका। अच्छा, महाराष्ट्र में आपके 44 है, बस 44 तो नहीं है आई गेस, एक मिनट, देखिए 44 नहीं 444 है, माफ कीजिएगा। तो महाराष्ट्र में आपका 444 है, तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड कर्नाटका में कंपटीशन, और फिर महाराष्ट्र। टाइगर रिजर्व में जैसे सबसे ज्यादा कौन कहाँ पे टाइगर्स हैं? तो देखिए आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 टाइगर्स मिलेंगे। उसके बाद बांदीपुर और नगरहोल दोनों ही कर्नाटका में है, और बांदीपुर में मिलता है 150 और नगरहोल में 141, तो सेकंड थर्ड में कंपटीशन यहाँ भी है। ठीक है, फिर बांधवगढ़ और आपका दुधवा, ये मध्य प्रदेश में, ये आपका यूपी में। देखिए दोनों में ये बराबर है, बांधवगढ़ दुधवा में 135। तो ये आपके हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स याद रखिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है कॉर्बेट में, है ना। अच्छा, ये तो बात होगी नंबर ऑफ टाइगर्स के हिसाब से। साइज के हिसाब से बताइए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, दिस इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये तो भूल ही नहीं सकते, ये तो याद रखना ही रखना है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपका ओरांग टाइगर रिजर्व है, असम में। ठीक है, अच्छा आपके 54 टाइगर रिजर्व इंडिया का टोटल 2.3% ऑफ इंडिया लैंड एरिया कवर करता है। तो काफी देखिए बहुत बड़ा एरिया है, 2.3% ऑफ इंडिया का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया आपका टाइगर रिजर्व ही है। 54 टाइगर रिजर्व नहीं है, तो काफी बड़ा एरिया टाइगर रिजर्व में है। देखिए ये तो हमने स्टेट्स की बात करी कुछ ना, कौन कौन से स्टेट्स में हमने देखा, कर्नाटका में है काफी ज्यादा और मध्य प्रदेश में है, लेकिन ऐसा स्टेट वाइज नहीं, ये पूरे आपके लैंडस्केप्स हैं पूरे इंडिया में जहाँ टाइगर ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए कहाँ कहाँ मिलते हैं, शिवालिक गैंजेटिक प्लेन्स, शिवालिक गैंजेटिक प्लेन्स आपके देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टाइगर काफी सारे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब एरिया में टाइगर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या है, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया में देखिए आप देखने को मिलता है ना, मध्य प्रदेश में कई सारा एरिया। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट दोनों में आपके टाइगर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हो या वेस्टर्न घाट्स हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइगर। ठीक है, तो अच्छा उड़ीसा वाला पोर्शन भी इसमें देखिए हो जाएगा। तो ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, इन सब एरिया में आप देखेंगे टाइगर्स मिलेंगे आपको। नॉर्थ ईस्ट के हिल्स, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स और सुंदरबन, तो सुंदरबन आपका ये एरिया है, यहाँ टाइगर देखने को मिलेगा आपको। और आपका ब्रह्मपुत्र का जो वैली है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपको टाइगर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली मेजर एरिया है जहाँ टाइगर हमें मिलते हैं। अब कुछ और बात कर लेते हैं। अच्छा ये बात खत्म कर लेते हैं। देखिए टाइगर रिजर्व में आपका 70% से भी ज्यादा, करीब 75% अभी डिस्कस किया, सबसे ज्यादा इंडिया में है, उसके बाद रशिया में, फिर इंडोनेशिया में टाइगर्स पाए जाते हैं। अच्छा, दो यहाँ पे स्पीशीज की यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। एक तो देखिए रॉयल बंगाल टाइगर जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, और एशियाटिक लायन जिसका है पैंथेरा लियो। तो ये आपके इंडिया में पाए जाते हैं काफी मात्रा में। देखिए टाइगर तो आपका 75% करीब इंडिया में मिलता है, और एशियाटिक लायन तो 100% केवल इंडिया में ही मिलता है। और इंडिया में भी एक ही जगह पे गिर नेशनल पार्क में आपको मिलता है एशियाटिक लायन। ठीक है, तो एशियाटिक लायन में अब
गिर नेशनल पार्क के बारे में कुछ बात यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। ये बता रहे हैं कि भाई 33.43 स्क्वायर किलोमीटर आपका आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। ये आपका पूरे नेशनल पार्क का 2.62% है, इतना आपका एरिया कम हो गया है। और लायन के लिए सेंसस होता है 5 साल में, टाइगर के लिए होता है 4 साल में, लायन के लिए होता है 5 साल में। तो 2020 में लेटेस्ट आपका हुआ था, अगला होगा 2025 में। तो 2015 में इससे पहले हुआ था जब 525 लायंस मिले थे, अभी मिले हैं 574 आपके लायंस इस समय 2020 में मिलते हैं। 31 वेटलैंड्स की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। ये पूरी बात हम लोगों को अच्छे समझ में आ गई। अब हम कुछ और बात करते हैं यहाँ पे। देखिए अम्ब्रेला स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज होते हैं। देखिए ये दोनों जो आपके टाइगर हैं, लायन है, दोनों ही आपके अम्ब्रेला स्पीशीज है, और दोनों का एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा। IUCN का जो लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। टाइगर सेंसर आपको पता है 4 साल में होता है, ये सब करवाता है, सब डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये हमने एक बार देखा था टाइगर टास्क फोर्स, जिसने कहा था कि भैया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बननी चाहिए, जो कि 2005 में बनती है। ये हमें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है ये जो बनाया किसने था। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ये आपका टाइगर टास्क फोर्स बनाया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है अप्रैल 1973 में आपका आया है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है, 2006 में इसको अमेंड किया गया, ठीक है। टाइगर रिजर्व इसी के थ्रू आपके क्या कहते हैं, इनको आपका स्टेटस मिलता है। अच्छा, अब TX2 एग्रीमेंट है आपके 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। जो ये जो TX2 एग्रीमेंट है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा मतलब प्रायोजित किया गया है, और इसमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में कहा गया है कि आपके जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको दुगना करना है, कब तक, 2022 तक। तो ये TX2 आपका एग्रीमेंट है किसका, जिसके अंडर है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अंदर। इसमें लोग डबल करना चाहते हैं 13 रेंज कंट्रीज। कौन कौन से हैं देखिए, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रशिया, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया। ये 13 कंट्रीज है जहाँ टाइगर्स आपको मिलते हैं, इनमें आपको डबल करना है। दीज आर टाइगर रेंज कंट्री। तो इसके नाम को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इंडिया है, इंडिया के जितने भी पड़ोसी है ना सारे आप देख लीजिए, पाकिस्तान हटा के, अफगानिस्तान हटा के, ठीक है। तो ये सारे इंडिया के पड़ोसी हो गए। कुछ और चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपके जो टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें तो टोटल टाइगर रिजर्व में 74,710 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का ये 2.27% है, काफी बड़ा पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, ये जो 74,710 है, इसमें कितना परसेंट है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन लोग जानते हैं, तो 74.51% आपका फॉरेस्ट कवर है टाइगर रिजर्व के अंदर। अच्छा, ये जो टाइगर रिजर्व के अंदर जितना फॉरेस्ट कवर है, पूरे कंट्री के टोटल फॉरेस्ट कवर का कितना परसेंट है, तो 7.8% आपका पूरे कंट्री के टोटल फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हम लोग टाइगर सेंसस की बात कर रहे थे, अब हम लोग दोबारा आगे फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, अब फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं। तो फॉरेस्ट कवर की जो टोटल फॉरेस्ट कवर है आपका 20 टाइगर रिजर्व में तो बड़ा है, 32 टाइगर रिजर्व में आपका डिक्रीज हुआ है, ठीक है। आपका टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कवर डिक्रीज बाय 22.6 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना स्क्वायर किलोमीटर टोटल डिक्रीज देखा गया है, टोटल डिक्रीज। तो कुछ में बढ़ा है, कुछ में घटा है, तो टोटल देखा जाए तो आपका 0.04% डिक्रीज ही है, करीबन 22 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट में, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, देखिए मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, दोनों में आपके 6 टाइगर रिजर्व है। देखिए टाइगर रिजर्व में अब देखिए फॉरेस्ट कवर देखिए किसका ज्यादा है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमें पता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व भी आपका यहीं पर है, ठीक है। अच्छा, सेकंड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका मानस है, और थर्ड आपका इंद्रावती है। ये तो साइज के हिसाब से, मतलब टाइगर रिजर्व का साइज कितना है, ये रैंकिंग है आपकी, उसमें फॉरेस्ट कवर कितना ज्यादा है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम में आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर भी है, और तीसरे नंबर पे इंद्रावती छत्तीसगढ़ आपका फॉरेस्ट कवर में आ जाता है। टाइगर रिजर्व सबसे सबसे तीसरे नंबर का बड़ा है, लेकिन रैंक 2 में थोड़ा देखिए यहाँ पे चेंज है। सबसे बड़ा सेकंड नंबर का टाइगर रिजर्व मानस है आसाम में, लेकिन फॉरेस्ट कवर के हिसाब से देखा जाए तो शिमलीपाल जो है छोटा है, लेकिन फॉरेस्ट कवर में नंबर 2 पर है। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज भी शिमलीपाल आगे होगा। बिल्कुल देखिए, परसेंटेज वाइज अगर हम कहें तो शिमलीपाल नंबर 3 पे है, 94.17% उड़ीसा का। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो टॉप पे आपका पाक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में 96% में, और अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश में है 95.63% आपका ये फॉरेस्ट से ढका हुआ है, फॉरेस्ट कवर है इसमें।
फॉरेस्ट कवर के हिसाब से देखिए आपने यहाँ फर्स्ट पॉइंट 1 और 2 ध्यान रखिएगा, पाक्के और अचानक मार अमरकंटक। ठीक है, सबसे छोटा आपको पता है ओरांग असाम है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग टाइगर सेंसस में। देखो टाइगर टाइगर डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग, कितने टाइगर ठूस ठूस के भरे हैं, ठीक है ना, डेंसिटी रहता बता रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ठूस के भरे गए टाइगर कहाँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। कहने की ठूस के कह रहा हूँ, मतलब याद रखने के लिए। देखिए कॉर्बेट है, फिर काजीरंगा है, फिर नगरहोल है, कर्नाटका में है या आसाम में है, ठीक है। तो ये आपके डेंसिटी हाईली डेंस्ड, ठीक है, कॉर्बेट काजीरंगा नगरहोल। तो डेंसिटी बहुत कम है, देखिए आपका अमराबाद तेलंगाना में है, संजय डुबरी ये आपका मध्य प्रदेश में है, और कलक्कड़ तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी नहीं है टाइगरों की, आराम से सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, टाइगर है ना, काफी कम डेंस है। तो ये तो कम डेंस है, बात कर रहे हैं यहाँ और नीचे चले आइए आप, यहाँ है ही नहीं। कहने को टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये आपका मिजोरम में डैम्पा है, बक्सर नहीं है, ये बक्सा है, ये वेस्ट बंगाल में है, और पालामाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड में है। इनको तो इज्जत ही नहीं मिली है, कोई टाइगर नहीं इनके पास, कोई भी टाइगर ही नहीं है टाइगर रिजर्व में। तो ये नाम याद रखना जरूरी है, बड़ी नाइंसाफी है इनके साथ, ठीक है। अच्छा अब बात कर रहे हैं हम लोग, ये तो टाइगर कितना डेंसली है भरे हुए हैं। अब बात कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर की, फिर से बात करते हैं। देखिए फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा है, तो ये जो बक्सा टाइगर, बक्सा जो है ये में टाइगर भले ही नहीं है, लेकिन देखिए फॉरेस्ट कवर बहुत तेजी में बढ़ रहा है यहाँ पे टाइगर रिजर्व में। अन्नामलाई में, उसके बाद इंद्रावती छत्तीसगढ़ में आपका फिर काफी इंक्रीज हो रहा है। देखिए बक्सा वेस्ट बंगाल में, याद रखिए, याद करने का तरीका ये है कि भाई यहाँ पे टाइगर नहीं है कोई, लेकिन काम क्या कर रहा है, अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ा रहा है। तो ये एक काम अच्छा कर रहा है कम से कम, है ना। सबसे ज्यादा लॉस फॉरेस्ट कवर में कहाँ देखा गया, तो कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, भद्रा कर्नाटका, और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में भी देखा गया आपका हाईएस्ट लॉस इन कवर, फॉरेस्ट कवर। तो कवल तेलंगाना बिल्कुल याद रखेंगे, फॉरेस्ट कवर में लॉस की बात कर रहे हैं, और बक्सा में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब बात कर देते हैं हम लोग टाइगर कॉरिडोर की। टाइगर कॉरिडोर की बात करें, सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर है आपका कान्हा टू नावेगांव नजीरा ताडोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर क्या होता है, एक टाइगर रिजर्व, दूसरे टाइगर रिजर्व, तीसरे टाइगर रिजर्व जोड़ दीजिए ना लाइन से, तो टाइगर कॉरिडोर बन जाता है। तो ये वाला टाइगर कॉरिडोर जो है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से, देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पूरा कवर करता है, 3 स्टेट में पूरा कवर करता है। सबसे लार्जेस्ट टाइगर कॉरिडोर है बाई एरिया। अच्छा परसेंटेज एरिया ऑफ टाइगर, मतलब बेसिकली देखा जाए तो बात करें फॉरेस्ट कवर की ना, तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ है, देखिए कान्हा वाले में, कान्हा नावेगांव नजीरा। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो ये है कामलांग काने ताले वैली। ये आपका टाइगर कॉरिडोर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस टाइगर कॉरिडोर में 97.03% आपका फॉरेस्ट कवर है, मतलब पूरा ढका है फॉरेस्ट से, और कुछ आपको खाली जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात की हमने। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम लोग वेटलैंड की। पहले ये कर लो भाई कितना इंक्रीज हुआ है, टाइगर कॉरिडोर फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है इतना 37.15, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं वेटलैंड की, कितने वेटलैंड है टोटल, 5821 वेटलैंड है टोटल। तो वेटलैंड्स आपका टाइगर रिजर्व का 7.2% एरिया कवर करते हैं। अच्छा यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन है आपसे, बोले सबसे ज्यादा एरिया अंडर वेटलैंड्स कौन से टाइगर रिजर्व, देखिए सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात है। यहाँ आप जानते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत होते हैं, मैनग्रोव सबका वेटलैंड से ज्यादा होता है। तो मैनग्रोव की चर्चा अभी नेक्स्ट स्लाइड से करना चालू करते हैं हम लोग। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व में 96.76% पूरा आपका वेटलैंड है। और अगर आपसे बोलो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड, ठीक है, तो वो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा वेटलैंड है, मतलब ये 5821 वेटलैंड से के 461 वेटलैंड तो कान्हा टाइगर रिजर्व में ही है। तो टाइगर का कहानी यहाँ पे हम लोग समाप्त कर दिए। अब बात कर लेते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैंग्रोव वगैरह बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, मैंग्रोव्स होते हैं वो बेसिकली सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, सॉल्ट का कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल आपके इंटरटाइडल रीजन में, ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, इंटरटाइडल रीजन में आपको मिलते हैं, ठीक है। हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है, और कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं, ये कोस्टल इरोजन को रोकते हैं, वाटर पोल्यूशन को रोकते हैं, तो काफी सारे काम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी भी इनका यहाँ पे काम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। टाइड्स जो आगे से टकराते हैं, मतलब टाइडल इरोजन से बचाते हैं वो। और बहुत सारे और बायोडाइवर्सिटी की बात तो की है, प्लांट्स एनिमल्स आपके प्रेजेंट होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जगह होते हैं। टोटल 113 कंट्रीज में आपके मैनग्रोव देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा एशिया में है, उसके बाद अफ्रीका में भी है आपका, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, साउथ अफ्रीका में है। सबसे कम आपका क्या है, ओशिनिया। ओशिनिया मतलब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये पूरा एरिया मिला के बोलते हैं ओशिनिया को। यहाँ पे आपको मैंग्रोव नहीं देखने को ज्यादा मिलेंगे,
ठीक है, क्योंकि हमने देखा भाई ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में। अच्छा, चैंपियन ऑफ स्टेट का क्लासिफिकेशन था 1968 का, उसमें इन्होंने मैंग्रोव को रखा था टाइप ग्रुप 4 लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में आपके मैंग्रोव आते थे आपका, ये चैंपियन स्टेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से। सबसे बड़ा सिंगल पैच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन में, अभी बात की हमने। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट 1892 को ही इसको साइंटिफिकली मैनेज करना चालू कर दिया था। तो बहुत पहले लोगों को समझ में आ गया था सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसको कंजर्व करने की काफी ज्यादा जरूरत है, और काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए काफी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इनका स्टार्ट हो गया था 1892 में। तो मैंग्रोव कौन कौन से कंट्रीज में ज्यादा है, देखिए टॉप 4 कंट्रीज ये है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव अगर पूछा जाए तो आप बताइए, इंडोनेशिया में है, फिर आपका ब्राजील में है, फिर अफ्रीका में नाइजीरिया में है, फिर आपके मैक्सिको में है। तो ये 4 कंट्रीज मिला के आप कैलकुलेट करिए 40% के आसपास हो जाते हैं कि नहीं, तो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 40% के आसपास जो है आपका टोटल इन 4 कंट्रीज से ही आपके मैंग्रोव मिलते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव के लिए नेशनल मैंग्रोव कमेटी बनाई गई। कब बनाया गया, देखिए ये बनाया गया आपका 1976 में। कितना आपका मैंग्रोव कवर बढ़ गया है, 70 स्क्वायर किलोमीटर आपका 2019 के कंपैरिजन में मैंग्रोव बढ़ा है, काफी बढ़िया बात है। अच्छा, पूरे कंट्री का ये 0.15 एरिया कवर करता है मैंग्रोव, करीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब आपका मैंग्रोव है पूरे इंडिया में। अच्छा, तो ये जो 70 स्क्वायर किलोमीटर आपका इंक्रीज हुआ है, कौन कौन से स्टेट में इंक्रीज हुआ है, देखिए सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है उड़ीसा में, फिर आपका महाराष्ट्र में, फिर आपका कर्नाटका में। तो ये टॉप 3 हो गए, याद रखिए आप। उड़ीसा आपका नंबर 1 है, सबसे ज्यादा इंक्रीज आपका उड़ीसा में देखने को मिला है। क्या कहीं डिक्रीज भी देखने को मिला है, देखिए गुजरात में मैंग्रोव आपके डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक डिस्ट्रिक्ट बताइए जहां सबसे ज्यादा मैंग्रोव है, तो साउथ 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, यहाँ 41.7% मैंग्रोव कवर ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में जितने मैंग्रोव है ना, सारे आप स्टेट मिला दीजिए, उसका 41.74% तो आपका इस एक डिस्ट्रिक्ट में है, इस एक डिस्ट्रिक्ट में। तो टॉप स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल तो टॉप है, ये 24 परगना वाला डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ही है, तो सबसे ज्यादा आपका वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद आपका अंडमान निकोबार में है। ये टॉप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हम लोग देख लिए। सबसे कम कहाँ है, देखिए पुडुचेरी में, दादरा नगर हवेली केरला में सबसे कम देखा गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा उड़ीसा में बढ़ा ना, कितना बढ़ा, देखिए 8 किलोमीटर बढ़ा स्क्वायर किलोमीटर। देखिए ना, उड़ीसा महाराष्ट्र कर्नाटका, उड़ीसा में 8 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा, महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटका में 3 स्क्वायर किलोमीटर आपका इंक्रीज देखने को मिला है। गुजरात में डिक्रीज हुआ, ये टिकट हो गया। ठीक है, आपके 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में आपका है। यूनियन टेरिटरीज कौन, अंडमान निकोबार में है, दादरा नगर हवेली पुडुचेरी में काफी कम कम है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में काफी ज्यादा है, देखिए 3rd नंबर पे आपका वैसे भी आता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल गुजरात के बाद अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, केरला। बेसिकली पूरा इंडिया का कोस्ट लाइन है यहाँ पे, देखिए पूरा इंडिया का कोस्ट लाइन दिख रहा होगा, पूरा कोस्ट लाइन है, सारे कोस्टल जितने भी आपके स्टेट्स हैं सब में आपका मैंग्रोव मिलता तो है। टॉप 3 आपने यहाँ देख लिया है ना। अच्छा, फॉरेस्ट कवर की कुछ और बात कर लेते। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अब नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात अगर करें तो देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका 64.66% फॉरेस्ट कवर है, देखिए कितना ज्यादा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वैसे तो 7.98% आपका इंडिया का एरिया कवर करता है, लेकिन देखिए फॉरेस्ट कवर में देखिए 23.75% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये एक खराब बात यहाँ हम लोग देखेंगे कि करीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर आपका कम हो गया है। 1000 डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर आपको देखने में मिला है 2 साल में, देखिए इतना आपका कम हो गया है। और सारे 8 स्टेट्स जितने भी हैं, सारे 7 सिस्टर्स और सिक्किम मिला के सारे स्टेट्स में आपको डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये फॉरेस्ट कवर में एक चौंका देने वाली बात है, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई कभी भी चेंज हमें देखना हो, देखिए ग्रिड वेजिटेशन चेंज इंडेक्स होता है, जो जिसकी वजह से पता लगता है कि आपका फॉरेस्ट कवर में आपका चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब पूरा रिपोर्ट हमारा खत्म हो गया। अब इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हमें पता चली है जो कि हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है। कौन कौन सी कंसर्न्स है हमारे लिए। पहली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज कौन होने वाला है, लद्दाख होने वाला है। लद्दाख में क्लाइमेट चेंज का काफी इफेक्ट होगा, ये हमने हॉटस्पॉट वाले टॉपिक में देखा था, क्लाइमेटिक हॉटस्पॉट। अच्छा, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट देखो डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जो डेंस फॉरेस्ट में अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो
तो बेसिकली हो यही रहा है। तो ये जो बढ़ रहे हैं ये इतनी खुशी की बात नहीं है। अगर ये डिक्लाइन ना हो रहे होते फिर ये बढ़ रहे होते तो हम कहते हैं हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट डिक्रीज होकर ओपन बनते चले जा रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ ओपन फॉरेस्ट ऐसे भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये तो छोटे छोटे पैचेस है ना, लेकिन डेंस फॉरेस्ट हमारे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एक दिक्कत वाली बात है। नॉर्थ ईस्ट में आपका डिक्लाइन हो रहा है, ये तो हमें पता ही चला है। अच्छा, इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट कवर में ये जो कॉफी प्लांटेशन हो रहे हैं, कोकोनट प्लांटेशन हो रहे हैं, इसको क्या कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं। तो जितना भी फॉरेस्ट कवर हम लोग देख रहे हैं उसमें ये कॉफी प्लांटेशन, मैंगो प्लांटेशन और आपका कोकोनट प्लांटेशन ये सब तो ऐड हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो आप बोलो क्यों ठीक नहीं है? फ्री कवर तो ये भी है, इसको गिनने में क्या दिक्कत है? देखिए, जो आपका नॉर्मल फॉरेस्ट होता है ना, जो आपका फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में आपका बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। मतलब एक स्पीशीज नहीं, हजारों स्पीशीज इस फॉरेस्ट में मिलेंगी। लेकिन अगर केवल कॉफी प्लांटेशन देखेंगे उसमें तो एक ही स्पीशीज है कॉफी। कॉफी के अलावा कौन सा स्पीशीज है? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के स्पीशीज और होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं होते ये प्लांटेशन में, बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। जब हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमें बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये जो फॉरेस्ट एरिया में आप काउंट कर रहे हैं प्लांटेशन, ये तो हमें बायोडाइवर्सिटी का इंक्रीज नहीं शो कर रहा है। इन एरिया में तो बायोडाइवर्सिटी काफी कम है ना। जैसे मैंगो प्लांटेशन में मैंगो ही तो प्लांट होगा, और कोई प्लांट तो होगा नहीं। तो स्पीशीज रिच नहीं है ये प्लेसेस। तो इनको फॉरेस्ट में कवर करने से हमें बायोडाइवर्सिटी का प्रॉपर अंदाजा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये अगर ना कवर करते तो हम कहते हैं हाँ फॉरेस्ट बढ़ रहा है तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ रहा होगा। लेकिन यह है कि ये अगर फॉरेस्ट में क्या काउंट हो रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी में जरूरी नहीं है बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीज देखने को मिले या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो रहा हो। आप आई होप बात मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट का एम है कि भाई कार्बन सिंक और बढ़ाया जाएगा। करीबन 2.5 to 3 बिलियन टन इंक्रीज करना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, यानी कि कार्बन सिंक बढ़ाना है, पेड़ लगाना है। नगर वन योजना में हमने कहा कि हम शहरों में भी पेड़ लगाएंगे। तो ये सारे कंसर्न हो गए। अब ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है दुनिया में? तो रशिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, फिर ब्राजील है, कनाडा है, यूएसए है, फिर चाइना है, इंडिया का रैंक 10वां है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज कहाँ हो रहा है? तो भैया चाइना में जागरूकता है, इंडिया में भी जागरूकता है। देखिए इंडिया भी आपका फॉरेस्ट में बढ़ रहा है, चाइना भी बढ़ रहा है। नंबर 1 सबसे ज्यादा चाइना में फॉरेस्ट गेन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, चिली और वियतनाम में भी आपका फॉरेस्ट में इंक्रीज देखने को। अब बात कर रहे हैं, देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आपका 26 COP आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। तो इंडिया ने वहां पे आपका एक टारगेट लिया गया जिसको नाम दिया गया पंचामृत। ठीक है, अब पंचामृत में बोला गया इंडिया के द्वारा कि हम लोग 5 कमिटमेंट करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है हम लोग जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 500 गीगावाट एनर्जी तो हम लोग केवल बिना किसी फॉसिल फ्यूल का एनर्जी का यूज किए, कोल वगैरह का यूज किए हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे 2030 तक। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए 50% ऑफ एनर्जी जो हम लोग रिक्वायरमेंट है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेंगे। जैसे अगर कंट्री में आपका 1000 गीगावाट का रिक्वायरमेंट है तो 500 गीगावाट हम कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से ही। तो ये एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया। लेटर से 800 गीगावाट का हमको रिक्वायरमेंट है कंट्री को, तो उन्होंने कहा कम से कम 400 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। अच्छा, और कम से कम 500 तो करेंगे ही करेंगे, है ना, ये कहने का मतलब है। अच्छा, कार्बन एमिशन हम लोग 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर देंगे 2030 तक, और 2070 तक हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है, एकदम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, 1 बिलियन टन 2030 तक जीरो कर देंगे, 2070 तक। आखिरी है कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी हम लोग रिड्यूस कर देंगे। जो भी हमारा 2005 का लेवल था 2030 आते आते हम लोग 45% इसमें डिक्रीज कर देंगे। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, ये टॉपिक है यूएन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट। पहला सवाल किसके द्वारा लाया गया? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये वाला रिपोर्ट लाया गया। ठीक है, नाम आसान है, देखिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, एक ही जैसा नाम है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को यूएनएफपीए बोलते हैं, तो मैथ तो नहीं करना, इसको यूएनपीएफ बोलना चाहिए। लेकिन यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज इसका फुल फॉर्म है, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी बोल देते हैं, एक ही बात है ना। तो इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो ये निकालता है यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, और टाइटल इसका 8 मिलियन लाइफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये है टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल है, याद रखिए, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और आपका रिपोर्ट आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है? ये आपका यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये यूएनडीईएसए इसका फुल फॉर्म है। यूएनडीईएसए आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आपका निकालता है।
ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया है देखिए आपका, ये इसमें यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है। इसमें टॉप कर रहा है इंडिया, फिर चाइना, यूएस, इंडोनेशिया और फिर ब्राजील। अब कौन सा पॉपुलेशन कौन से एज में है ये भी देखते हैं हम लोग, जैसे कि 65% पॉपुलेशन जो है आपको 15 से लेकर 65 ईयर्स की एज में बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर 10% पॉपुलेशन जो है वो 65 प्लस एज है, तो 24% आपका पॉपुलेशन 10 टू 24 ईयर्स के एज का है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखा गया है कि जो ग्रोथ रेट 1950 में 5% के ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, वो अभी लेस देन 1% हो गया है। अच्छा, लेस देन 1% हो गया, इसका क्या मतलब है? पॉपुलेशन रुक जाएगा? नहीं, पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, लेकिन स्पीड उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ऐसे बढ़ेगा कि देखिए 2030 में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 8.5 बिलियन लोग हो जाएंगे, 2050 तक 9.7, और 2100 तक आपका 10.4 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 50 साल में इतना तेजी से ग्रो नहीं किया, क्योंकि ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होती चली जा रही है ना। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 0 से 14 ईयर्स का एज ग्रुप में 25% लोग रहते हैं, 15 टू 64 आपका 68%, पूरे वर्ल्ड में देखिए कितना है 65% है, और ग्रेटर देन 65 पूरे वर्ल्ड में देखिए कितना है 10% है, लेकिन इंडिया में 7% है। तो काफी हद तक देखिए यंग पॉपुलेशन हमारा है इंडिया का, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सारा, कंप्लीट कर लिया है आज के दिन का। तो अभी हम लोग मिलते हैं हमारे कल नेक्स्ट क्लास में।